स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 वाला, तो उसके लिए हम लोग एक रिकैप सीरीज चला रहे हैं, यानी रिवीजन का अच्छा चला रहे हैं, जहां हम आपके सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर रहे हैं। बस आप इस वीडियो को इस सीरीज से जुड़े रहिए और सभी वीडियो देखते रहिए। आपका मैं बहुत अच्छा स्कोर कर हो जाएगा इस सीरीज के तहत। पर और ये नहीं कि हवा हवाई कह रहा हूँ। जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, देखो यहाँ से क्वेश्चन आया है और ये पढ़ाया गया था। ठीक। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने हिस्ट्री को लिया है। हिस्ट्री में 5 प्रश्न आएंगे और मैं कह रहा हूँ आप कहीं भी हिस्ट्री मत पढ़ना। जो रिकैप सीरीज ये कराई जा रही है, हिस्ट्री में आपके जो 13 पॉइंट मेंशन है सभी को कवर करूंगा, और इतना इस लेवल का कवर करूंगा कि आपका एग्जाम उससे बाहर नहीं जा सके। इसमें हिस्ट्री सबसे पहले, उसमें पार्ट 3 है आज, इसमें भी 500 प्रश्न करेंगे। और इसमें हम देखेंगे मौर्य वंश और गुप्त वंश दोनों। तो आपका पांचवा पॉइंट है, अगर आप सिलेबस आपके सामने हो तो हिस्ट्री में जानना, उसमें पांचवा पॉइंट दिया है मौर्य वंश। और उसमें मौर्य वंश तो पढ़ना, एक स्पेशल नाम है सम्राट अशोक, यानी अशोक के बारे में अब जो भी जानकारी है वहां आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। और छठवां टॉपिक है गुप्त वंश, और इसमें दो राजाओं का नाम दिया है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य थे। तो इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। गुप्त वंश के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बाकी इन दो राजाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक। तो आज ये 2 पॉइंट कवर करेंगे। इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति एक वीडियो में आ गया है, दूसरे पार्ट में जैन धर्म और बौद्ध धर्म आ गया, जाके जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5 कर लीजिए और फटाफट पूरी क्लास कवर करिए। और जहां जरूरत हो कि ये नहीं पता वहां रुक के याद करते जाइए, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक। चलिए शुरू करते हैं कक्षा को। रिकैप सीरीज है, फटाफट हम देखेंगे। सबसे पहले मौर्य वंश शुरू कर रहे हैं। इसमें भी हम देखेंगे सबसे पहले पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में जो 16 महाजनपद से ही मौर्य वंश निकला। जो 16 महाजनपद थे उसमें मगध का उत्कर्ष हुआ, उसके बाद मगध को समाप्त करके मौर्य वंश आया। ठीक है ना। तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि आप जानेंगे तो कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल की समाप्ति पर भारतीय इतिहास में किसका उदय देखने को मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उदय होता है। महाजनपद काल के इन 16 महाजनपदों को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो 110 महाजनपद कहते हैं इनको। इस जैन धर्म के ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची और जानकारी मिलती है। तो भगवती सूत्र में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। बौद्ध धर्म के किस प्रसिद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का, ये भी बहुत ज्यादा पूछते हैं, अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद समय के साथ सबसे शक्तिशाली और मजबूत बनकर उभरा? तो यही मगध जो महाजनपद था, वो इसका उत्कर्ष होता है, सबसे शक्तिशाली साबित होता है। मगध महाजनपद ऐतिहासिक रूप से लगभग कितने वर्षों तक भारत में सबसे शक्तिशाली केंद्र के रूप में बना रहा? तो लगभग 1000 वर्ष तक। देखो, 600 ईसा पूर्व से शुरू करो और 500 ईस्वी तक मगध का उत्कर्ष बना रहा, यानी एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में जीवित रहा। मौर्यों का उत्कर्ष से पहले मगध साम्राज्य की प्रसिद्ध राजधानी कौन हुआ करती थी? तो जो यहीं पे मौर्य का उत्कर्ष होता है, लेकिन ये कह रहा है कि मौर्यों के उत्कर्ष से पहले मगध साम्राज्य की प्रसिद्ध राजधानी क्या थी? तो वो पाटलिपुत्र थी। मगध साम्राज्य का आधुनिक भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में आता है? तो ये बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में। आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये यहाँ आता है मगध साम्राज्य। मगध की गद्दी पर शासन करने वाला सबसे पहला महत्वपूर्ण राजवंश था हर्यक वंश, नाम सुने होंगे। हर्यक वंश के संस्थापक का नाम क्या था जिसने मगध की आरंभिक नींव रखी थी? तो वो बिंबिसार था। बिंबिसार याद रखना। हर्यक वंश के किन प्रमुख शासकों ने मगध को अपनी सैन्य शक्ति से सुदृढ़ किया था? तो बिंबिसार तो था ही संस्थापक, उसका बेटा अजातशत्रु। और उदयन भी, उदयन लिखा है, उदयन भी लिखा जाता कहीं कहीं। ठीक है। गंगा और सोन नदी के पावन संगम पर ऐतिहासिक पाटलिपुत्र शहर को ये उदयन ही उदयन, उदयन ऐसा लिखते हैं, उदयन लिख दिया, ये गलत है थोड़ा सा। ठीक है, चलेगा। हर्यक वंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसे शिशुनाग ने अपदस्थ कर नए वंश की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश का था जो
लास्ट वाला हर्यश वंश का लास्ट शासक पूछ रहा है, अंतिम, जिसको शिशुनाग ने अपदस्थ करके नया वंश स्थापित किया, तो नाग दशक था। यानी हर्यक वंश का अंतिम राजा ये था। हर्यक वंश के बाद मगध की गद्दी पर किस नए राजवंश का, वही शिशुनाग राजवंश की स्थापना हुई। राजवंश कुल कितने राजाओं ने मगध की गद्दी पर शासन किया, तो शिशुनाग वंश जो था ना, उसमें 9 राजा थे जो इस गद्दी पे बैठे। शिशुनाग राजवंश के अंतिम राजा का नाम क्या था, जिसकी हत्या के बाद नंद वंश की स्थापना होती है। तो शिशुनाग के बाद नंद वंश आता है, महानंदिन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा तो महानंदिन था। महानंदिया भी कहते हैं उसको, महानंदिया। मगध में नंद राजवंश की स्थापना करने वाले प्रतापी शासक का नाम था महापद्मनंद। सबसे शक्तिशाली भी यही था। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद को किस अनूठी और सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया गया था, तो एक राट उसको कहा जाता है, पुराणों में कहा गया है। क्षत्रियों का संहार करने के कारण महापद्मनंद को इतिहास में कौन सी पदवी मिली है, सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक इसको कहते हैं, या सर्वछत्र भी कहते हैं। ये क्यों मिला, क्योंकि इसने क्षत्रियों का बहुत संहार किया, ये पंडित था, ठीक है ना। महापद्मनंद को प्राचीन आख्यानों में किस अन्य नाम से भी संबोधित किया जाता है, उग्रसेन भी कहते हैं इसको। महापद्मनंद के शासन काल में नंद साम्राज्य का प्रभाव पश्चिम में भारत के किस क्षेत्र तक पहुंच गया, तो पश्चिम में राजस्थान और पंजाब के इलाके तक ये फैल गया। बिहार का था, लेकिन बताओ यहाँ तक फैल गया, पंजाब तक। नंद राजवंश के किस शासक को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, GOAT के समान अत्यधिक शक्तिशाली माना जाना था, तो महापद्मनंद था। जब नंद वंश की बात आए और सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली, ये सब बातें आए, तो महापद्मनंद है। और सबसे खराब था घनानंद, जिसको हटा के आगे बढ़ता है मौर्य वंश। महापद्मनंद के बाद नंद वंश का अंतिम राजा कौन बना, जो विलासी और नृत्य दर्शक का प्रिय था, नृत्य दर्शन का, तो ये घनानंद है। धनानंद भी कर देते हैं। धनानंद को मार गिराकर मगध में मौर्य राजवंश की स्थापना करने वाले महान योद्धा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राजवंश के निर्माण की महान परिकल्पना सर्वप्रथम किस असाधारण शिक्षक के मन में उत्पन्न हुई थी, तो वो चाणक्य थे। उनका नाम विष्णुगुप्त भी है। कल अरे क्या नाम है, और इनका एक नाम सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कौटिल्य। चलो ठीक। वह कौन सा राजवंश था जिसने खंडित भारत को सर्वप्रथम एक सूत्र में बांधकर आर्यावर्त का रूप दिया, तो ये था मौर्य साम्राज्य। आप मौर्य साम्राज्य के बारे में बस इतना याद रखिए, कोई भारत को एक एक बंधन में बांधने वाला अगर प्राचीन में कोई हुआ, तो सबसे पहला था यही मौर्य साम्राज्य, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य। आज जो भारत की नींव आप देखते हैं, आज मानचित्र देखते हैं, उसको बांधने का काम इसने सबसे पहले किया था। किस नाटक या ऐतिहासिक ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद को हराने की कहानी विस्तार से वर्णित है, तो मुद्रा राक्षस में। संस्कृत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं विशाखा दत्त। ये पुस्तकें इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और बहुत पूछा जाता है, किस तरह जो है कि चाणक्य की कूटनीति और साहस, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का साहस, कैसे घनानंद को हराकर वहां पर मौर्य वंश की स्थापना हुई, उसी पे आधारित है मुद्रा राक्षस। और उसके लेखक है विशाखा दत्त। बार बार पूछा जाता है चाणक्य का वास्तविक मूल नाम क्या था, जो उनके बचपन में रखा गया था, तो विष्णुगुप्त। चाणक्य को उनके कुशाग्र कूटनीतिक बुद्धि के कारण इतिहास में किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, यहाँ आ गया कौटिल्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस विदेशी आक्रांता के आक्रमण के प्रतिरोध के क्रम में आरंभ हुई, तो सिकंदर। देखो सिकंदर चढ़ रहा था, घनानंद की हालत खराब हो रही थी, तो सिकंदर को संभालने ऐसी शक्ति घनानंद में बची नहीं थी। जबकि उस समय सबसे प्रतापी वही था, मतलब सबसे बड़ा राज्य वही था। तो जब जनता में ऐसा लगने लगे कि हमारी रक्षा नहीं हो सकती, जैसे आप आज भी राजनीति में देखते हैं, अगर कोई पार्टी से आपको उम्मीदें नहीं रह जाती, तो आप उसको बदल देते हैं। तो उसी को सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं, यहाँ ये जो लिखा हुआ था।
सिकंदर महान का जन्म किस वर्ष और किस ऐतिहासिक स्थान पर हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया में, मकदूनिया, ग्रीस में। ठीक है ना? सिकंदर के माता-पिता का नाम क्या था जिन्होंने उनके मन में विश्व विजय की आकांक्षा भरी थी? तो राजा फिलिप और रानी ओलंपस। अब बताइए, इन्होंने अपने पुत्र को विश्व विजय की आकांक्षा दी, उसके मन में ये बात भरी कि तुम विश्व विजयी हो सकते हो, और वो आधा विश्व तो जीत ही लिया। तो माँ बाप अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं, क्या कहते हैं? अगर कहते हैं ये बहुत बेकार है, बहुत नालायक है, तो वो ऐसा ही बनेगा। अगर ये कहते हैं कि बहुत साहसी है, बहुत एकाग्र मन से काम करता, बहुत अच्छा सीखता है, तो वो धीरे धीरे वो ऐसा बन जाएगा। यहाँ से आप सीख सकते हैं। सिकंदर महान ने अपने विश्व विजय की अभियान मेसोपोटामिया, अरे मेसेडोनिया से प्रारंभ कर सर्वप्रथम किस दिशा की ओर प्रस्थान किया? तो पश्चिम और मध्य एशिया, यानी फारस, मिस्र आदि की ओर चला ये। फारस और मिस्र। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय तक्षशिला के किस आचार्य ने संपूर्ण भारत को एकजुट होने की गुहार लगाई थी? तो आचार्य चाणक्य ने ही। ठीक है ना? तक्षशिला के किस आचार्य ने संपूर्ण भारत को एकजुट होने की, क्योंकि वो ऐसा था ही, जब तक हम जुट के उसका सामना नहीं करते, उसको हरा नहीं पाते। खैर, वो उसकी नौबत नहीं आई। चलिए, अब मौर्य इतिहास के स्रोत देखेंगे। अब मौर्य इतिहास हमें पढ़ना है, ये तो पृष्ठभूमि में थोड़ा देख लिए तो आपको इतिहास की एक समझ भी बनेगी, कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। अगर कुछ पूछ भी दिया तो वो भी हो जाएगा। अब आ जाइए स्रोत के बारे में, हम मौर्य इतिहास को कैसे जानते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में ले जाकर लगभग 7-8 वर्षों तक सैन्य और राजनीतिक प्रशिक्षण दिया था? तो वो था तक्षशिला। ठीक, यहीं पे चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया गया। विश्व तक्षशिला विश्वविद्यालय इधर आ गया है। ठीक, जब तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर यानी आचार्य के पद पर कार्यरत रहते हुए चाणक्य ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो अर्थशास्त्र। कौटिल्य का द्वारा रचित अर्थशास्त्र मूलतः किस विषय पर आधारित एवं अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो राजनीतिक सिद्धांतों पे है, शासन व्यवस्था पे, गवर्नेंस पे और विदेश नीति पे है। अर्थशास्त्र आपको सोचने में लग सकता है कि इकोनॉमी वाला है, नहीं, ये राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें गवर्नेंस के बारे में, विदेश नीति के बारे में। अर्थशास्त्र की तुलना किस पाश्चात्य लेखक की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली की रचना थी द प्रिंस। ये भी पूछा जाता है। कौटिल्य को भारतीय इतिहास में पाश्चात्य विचारकों की तुलना में क्या कहकर पुकारा जाता है? तो भारत का मैकियावेली कहते हैं। इसीलिए उसकी वो द प्रिंस पुस्तक थी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वहां पे यूरोप में बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बनती है। ऐसे ही कौटिल्य की भारत में थी अर्थशास्त्र, इसलिए उसको भारत का मैकियावेली भी कह देते। आधुनिक काल में लुप्त हो चुके अर्थशास्त्र ग्रंथ की मूल प्रति की खोज और उसका प्रकाशन किसने किया था? तो आर श्यामा शास्त्री ने किया था। रुद्रपट्टन श्यामा शास्त्री भी कहते हैं इनका, आर से मतलब रुद्रपट्टन। वर्ष 1909 में। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के आधार मानकर कामंदक ने किस ग्रंथ की रचना की? तो नीतिशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य को चलाने के लिए किस प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। कौटिल्य की विदेश नीति से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत अर्थशास्त्र में वर्णित है? तो मंडल सिद्धांत, मंडल थ्योरी। यूनानी आक्रांता सेल्यूकस निकेटर के किस राजदूत का नाम, उस राजदूत का नाम क्या था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज। और इसकी पुस्तक जो है इंडिका, उससे बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। मेगास्थनीज ने भारत के प्रशासन, समाज और भूगोल पर किस ऐतिहासिक पुस्तक की रचना की थी? वो तो इंडिका। मेगास्थनीज, इंडिका बार बार पूछा जाता है। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास लेखन में उसके अमूल्य योगदान के लिए क्या माना जाता है? तो भारतीय इतिहास का जनक मानते हैं। भारतीय इतिहास का जनक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले एक व्यवस्थित हिस्ट्री लिखा। विशाखा दत्त की किस
ऐतिहासिक नाट्य कृति से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन और शूद्र उत्पत्ति के दावों की जानकारी मिलती है। तो मुद्रा रासद, ये इसी में ये पता चलता है कि इनकी ये एक शूद्र थे। ठीक है। मुद्रा रासद नाटक पर टीका लिखने वाले विदेशी विद्वान कौन थे? तो ढूंढीराज थे, जिन्होंने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा। गुप्त काल में विशाखादत्त द्वारा रचित दूसरा प्रसिद्ध नाटक कौन था जो गुप्त शासन चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है? तो देवी चंद्रगुप्तम था। हेमेंद्र द्वारा रचित किस प्रसिद्ध कथा संग्रह से मौर्य काल के इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ियों को पता लगता है? तो बृहद कथा मंजरी। हेमेंद्र की पुस्तक है बृहद कथा मंजरी। पूछा जाता है वही ध्यान रखना। कथा सारी सारित्य सागर नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन है, जिसमें मौर्य इतिहास के संदर्भ मिलते हैं? तो ये कथा सारित्य सागर नामक जो प्रसिद्ध है, ये सोमदेव का है। ठीक है ना, याद रखना सब। किस प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ में सम्राट अशोक के जीवन संघर्ष और बौद्ध धर्म के प्रतिनिष्ठा का वर्णन किया गया? तो दिव्यावदान में। ठीक। श्रीलंका के प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथों दीपवंश और महावंश की रचना बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के तहत हुई थी? तो ये अस्थिर अस्थविरवाद जो था ना इसके, या इसको हीनयान भी कर दो क्योंकि उसी की ये शाखा है अस्थविरवाद। किस जैन ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने और अंत में कर्नाटक जाने की पुष्टि मिलती है? तो कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो है ये जैन धर्म का ग्रंथ है। ये बताता है कि लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य जैनी हो गया था और वो कर्नाटक चले गए थे श्रवण बेलगोला में। कल्पसूत्र नामक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ के रचनाकार कौन थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी? तो वे थे भद्रबाहु। ठीक। आचार्य हेमचंद्र द्वारा रचित किस जैन साहित्य से चंद्रगुप्त मौर्य के काल की विस्तृत सामाजिक धार्मिक जानकारी प्राप्त होती है? तो परिशिष्ट परमन। आचार्य हेमचंद्र। 18 पुराणों में से कौन सा विशिष्ट पुराण मौर्य वंश के राजाओं और उनके कालक्रम की प्रमाणित जानकारी देता है? तो विष्णु पुराण। मगध साम्राज्य में पड़े 12 वर्षों के भीषण काल की जानकारी देने वाला ताम्रलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? तो सोहगौरा ताम्रलेख है उत्तर प्रदेश में, जो बताता है कि मगध साम्राज्य में 12 वर्षों का जो है कि भीषण अकाल पड़ा था। सोहगौरा ताम्रलेख के अलावा वह कौन सा अभिलेख है जो अकाल के समय अन्न वितरण व राशन वितरण की जानकारी देता है? तो महास्थान अभिलेख है, जो कि बोगरा बांग्लादेश में है। महास्थान अकाल के बारे में और अन्न वितरण राशन व्यवस्था इन सब की जानकारी मिलती है। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब हमें सपोर्ट करते हैं, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सपोर्ट का मतलब बस इतना कर दें, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है काम करने के लिए। हमें लगता है लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हमें और ज़्यादा मटेरियल देना चाहिए और अच्छा मटेरियल देना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन। तो आप थोड़ा-सा समय निकाल के एक लाइक, एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। इससे हमें काम करने का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने का सबसे विश्वसनीय और विस्तृत पुरातात्विक स्रोत क्या है? तो सम्राट अशोक के अभिलेख हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विस्तृत जानकारी देते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल के आदेशों व धम्म नीतियों को पत्रों पर उत्कीर्ण कराने की कला किस विदेशी शासक से सीखी थी? तो ईरानी शासक दारा प्रथम, जिसको डेरियस फर्स्ट भी कहते हैं। इस पे बड़ा विवाद है, लेकिन ज्यादातर लोग यही मानते हैं। ठीक। यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस विशिष्ट नाम से संबोधित किया गया है? तो सेंड्रोकोटस। यूनानी लेखक कर्टियस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में पैदल सैनिकों की लगभग कितनी संख्या थी? तो लगभग 6 लाख थी। 2 लाख पैदल सेना कार्टियस के विशिष्ट विवरण में, 6 लाख या 2 लाख पैदल सेना कार्टियस के विशिष्ट विवरण में। अब कोई कहता है 6 लाख, चलो कोई दिक्कत नहीं।
अर्थशास्त्र में वर्णित मंडल सिद्धांत मुख्य रूप से राज्य के किस महत्वपूर्ण पहलू को निर्देशित करता है? तो मंडल सिद्धांत विदेश नीति और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों की बात करता है। किस तमिल ग्रंथ के से इस बात का प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना ने दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु तक चढ़ाई की थी? तो अहनानूरू और पुरनानूरू, ये दो जो है कि तमिल ग्रंथ हैं जो बताते हैं कि यह चंद्रगुप्त मौर्य की सेना दक्षिण भारत में भी चढ़ाई की थी। रुद्रतामन के किस प्रसिद्ध अभिलेख से मौर्यकालीन जल प्रबंधन और सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में सम्राट अशोक द्वारा धर्म की परिभाषा दिए जाने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? दीर्घ निकाय। कल्पसूत्र के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्मानुयायी होने का सबसे बड़ा भौतिक साक्ष्य कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला, कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, कल्पसूत्र के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्मानुयायी होने का सबसे बड़ा भौतिक साक्ष्य यहाँ पर मिल जाता है आपको। प्राचीन भारत में मौर्य प्रशासन की विशालता और सुंदरता की तुलना किस अन्य साम्राज्य से की जाती है? तो रोमन साम्राज्य, फारसी साम्राज्य से। उस समय का जो रोमन साम्राज्य था, फारसी साम्राज्य था, उसके साथ तुलना होती थी मौर्य साम्राज्य की। वाह। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, अब इन दोनों को देखेंगे। चंद्र मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से किस वर्ष की थी? तो लगभग 321-22 ईसा पूर्व में हुई थी स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस अत्याचारी नंद शासक को गद्दी से हटाकर मगध के गौरव को पुनः स्थापित किया? तो धनानंद या घनानंद को। सिकंदर के जाने के बाद उसके उत्तर पश्चिम विजित क्षेत्रों का उत्तराधिकारी कौन बना जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ? तो उसका जो सिकंदर का यहाँ प्रतिनिधि था वो सेलुकस निकेटर था, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का अंत किस राजनीतिक घटना के साथ हुआ? तो एक संधि और वैवाहिक संबंध के साथ। एक संधि हुई और वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी किस रूपवती पुत्री का विवाह सम्राट चंद्रगुप्त के साथ कर दिया? तो हेलेना, यही है हेलेना। इनके बीच की लव स्टोरी बहुत या कार्नेलिया भी कहते हैं, कार्नेलिया, हेलेना या कार्नेलिया। इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप क्या प्रदान किया था? तो 500 युद्ध के प्रशिक्षित हाथी दिए थे सेल्यूकस निकेटर को, 500। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के विवाह से उत्पन्न हुए उस पुत्र का नाम क्या था जिसे यूनानी स्रोतों में उल्लेखित किया गया है? तो जस्टिन था, जस्टिन। सेल्यूकस निकेटर ने संधि के तहत काबुल क्षेत्र का कौन सा प्राचीन प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था? तो पेरीपेनिस दाई। सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपे गए ओराकोसिया प्रांत को आधुनिक काल में किस नाम से जाना जाता है? तो कंधार या आज का दो अफगानिस्तान। सेल्यूकस निकेटर ने संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को आधुनिक हेरात का क्षेत्र सौंपा था, जिसे यूनानी काल में क्या कहा जाते? तो एरिया कहते थे। हेरात को दिया था, हेरात क्षेत्र। आधुनिक बलूचिस्तान का क्षेत्र जो चंद्रगुप्त मौर्य को संधि में मिला, उसे यूनानी इतिहासकार क्या पुकारते? तो जेड्रोसिया कहते थे। ये बलूचिस्तान का भी मिला था क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में किस जैन संत के संपर्क में आकर जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो भद्रबाहु। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो जैन धर्म की दीक्षा ली थी वो भद्रबाहु से। भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के किस प्रसिद्ध स्थान पर तपस्या करने चले गए? तो श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में किस जैन पद्धति के साथ उपवास रखकर अपने प्राण त्याग दिए? तो सल्लेखना पद्धति थी, मतलब बिना अन्न जल के रहना। जब तक जीवित रहो बिना अन्न जल के, फिर ऐसे धीरे धीरे शरीर अपने प्राण छोड़ देगी। काया क्लेश या उपवास द्वारा प्राण त्यागना। जैन स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का दीक्षा लेने के बाद नए जैन नाम क्या रखा गया था? तो प्रभाचंद।
अच्छे को पता नहीं होगा ये बात। चंद्रगुप्त मौर्य की उस प्रतापी पत्नी की नाम क्या था जो बिंदुसार की माता थी? तो रानी दुर्धरा। बिंदुसार के जन्म के समय उसके शरीर पर नीले डॉट्स या बिंदु पड़ने का ऐतिहासिक कारण क्या था? तो वो था माता दुर्धरा द्वारा विषायुक्त दूध पी लेना। जो विषायुक्त दूध पी लेते उसकी वजह से उसमें शरीर पर नीले डॉट पड़ गए थे बिंदुसार के। चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन में अल्प मात्रा में विष देने की प्रथा किसने शुरू की थी ताकि उस पे विष प्रयोग निष्प्रभावी रहे? तो आचार्य चंद चाणक्य ने मतलब उसको थोड़ा थोड़ा विष देते रहो उसके भोजन में, ताकि जब कभी कोई विष देकर, उस समय देखो विष देकर मारना आम बात थी, तो अगर कोई विष देकर मारना चाहे तो उस पे वो असर ना करे, क्योंकि ये पहले से ही उसका आदी हो गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुजरात यानी सौराष्ट्र में नियुक्त राज्यपाल कौन था जिसने वहां सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य थे। सुदर्शन झील का निर्माण किस दो प्रमुख नदियों के संगम पर बांध बनाकर किया गया था? तो पलासनी और सुवर्ण सिक्ता नदी। सुदर्शन झील के निर्माण की प्रामाणिक जानकारी गुजरात के किस जिले से प्राप्त ऐतिहासिक अभिलेख से मिलती है? तो जूनागढ़ यानी सौराष्ट्र। जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज ने कितने वर्ष व्यतीत किए और मौर्य साम्राज्य का आंखों देखा विवरण लिखा? तो लगभग 4 से 5 वर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात मगध की गद्दी पर बैठने वाले उसके योग्य पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 298 ईसा पूर्व से 300 273 ईसा पूर्व तक। 298 ईसा पूर्व में बैठा, 273 ईसा पूर्व तक रहा बिंदुसार। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को किस विशेष नाम से पुकारा है जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक? तो केटस, अमित्र घात, केटस या अमित्र घात करते थे उसको। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? तो सिंहसेन। बिंदुसार आध्यात्मिक रूप से किस विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय का प्रबल अनुयायी और पोषक था? तो आजीवक का था। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जैन हो गया लास्ट में, लेकिन उसका पुत्र है वो आजीवक संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे जो नियतिवाद के सिद्धांत को मानते थे, तो मक्खाली गोसाल थे। ठीक। आज का 100वां प्रश्न, बिंदुसार के शासन में सीरिया के किस यूनानी राजा ने अपना राजदूत दूसरे दरबार में भेजा था? तो एंटियोकस प्रथम था वो, एंटियोकस प्रथम। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम द्वारा बिंदुसार के दरबार में भेजे गए राजदूत का नाम क्या था? तो डायमेकस नाम था, डाइमेकस। किस राजदूत को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता था? तो यही डायमेकस को। मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? तो डायोनीसियस को भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से पत्र लिखकर किन 3 विशिष्ट वस्तुओं की मांग की थी? ये बड़ा पूछा जाता है। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से, जो एंटियोकस प्रथम थे, उनसे पत्र लिखकर 3 चीजें मांगी थी। एक तो मीठी मदिरा अंगूरी शराब, और दूसरा सूखी अंजीर, और तीसरा एक सोफिस्ट यानी कि एक दार्शनिक। ये 3 चीजें मांगा था। एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार की मांग पर कौन सी वस्तुएं भेजी और कौन सी भेजने से इनकार कर दिया? तो मदिरा और अंजीर तो भेज दी, परंतु दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। जो बड़ा चालाक था, दार्शनिक क्या कर देंगे तो वो भी ऐसा समझदार हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है, इसलिए दार्शनिक भेजने से मना कर। सीरिया के राजा ने बिंदुसार को दार्शनिक भेजने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों या इंसानों का क्रय विक्रय व्यापार वर्जित था, ऐसा नहीं कर सकते। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावतान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में किस महत्वपूर्ण प्रांत में 2 बड़े नागरिक विद्रोह हुए थे? तो तक्षशिला में, बिंदुसार के काल में। तक्षशिला में हुए पहले विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने किस योग्य पुरुष को भेजा था?
ये पुत्र को भेजा था, तो ये है सम्राट अशोक। अभी सम्राट नहीं बना है। तक्षशिला का दूसरा विद्रोह अत्यंत हिंसक होने पर उसको शांत करने की जिम्मेदारी बिंदुसार ने किसे सौंपी थी? तो अपने बड़े पुत्र सुसीम को दिया था। अशोक अपने पिता बिंदुसार के साथ मौर्य साम्राज्य के किस अत्यंत महत्वपूर्ण पश्चिमी प्रांत का राज्यपाल था? तो अवंती, जो उज्जैनी भी कहते हैं उसको। बिंदुसार की उस मृत पत्नी का नाम क्या था जो सम्राट अशोक की माता बनी? तो वो थी सुभद्रांगी। सुभद्रांगी या धर्मा नाम था उनका। ये बिंदुसार की वो पत्नी थी जिनसे अशोक जन्म लिया था। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार बिंदुसार के कुल कितने पुत्र थे? तो 100। सिंगली अनुश्रुतियां में ऐसा बताया जाता है कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे। श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथों में दीप वंश और महावंश के अनुसार अशोक ने गद्दी पाने के लिए अपने कितने भाइयों की हत्या की? तो 99 भाइयों की हत्या। ये श्रीलंका जो के दो बहुत प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, दीप वंश और महावंश, उसमें ये बात कही गई है। अशोक का वह एकमात्र भाई कौन था जिस उसने जीवित छोड़ दिया और उसका अपना मंत्री बनाया? तो वो था तिस्य। तिस्य को वो छोड़ देता है और मंत्री भी बनाता है उसको। बीताशोक भी कहते हैं, बीताशोक। अशोक का भाई बीताशोक। बिंदुसार की मृत्यु के बाद लगभग कितने वर्षों तक मौर्य साम्राज्य की गद्दी के लिए गृह उत्तराधिकार का संघर्ष चला? तो लगभग 4 वर्ष तक चला था। 273 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार के दरबार में प्रधानमंत्री यानी मुख्य अमात्य के पद पर कौटिल्य के बाद कौन नियुक्त हुआ था? तो खल्लाटक हुआ था और बाद में राधागुप्त बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण कराने वाले पुष्यगुप्त वैश्य किस वर्ण से संबंध रखते थे? तो वैश्य वर्ण से। ठीक। बिंदुसार के काल में सुदर्शन झील की देखरेख व शासन व्यवस्था किस अधिकारी के हाथ में थी? तो तुसाप्य के हाथ में थे। इसको यमन राज भी कहते हैं। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को कितनी सेना के बल पर रोक दिया था? कितनी सेना? तो थी 6 लाख सेना। 6 लाख सेना के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य, यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को इतनी सेना, 6 लाख सेना के बल पर रौंद डाला था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में आधुनिक भारत की सीमाओं को लांघ कर किस देश की सीमा को छूता था? तो ईरान की सीमा को। आज तो उसके बीच में पाकिस्तान भी पड़ रहा है, अफगानिस्तान भी थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है। तो ये तो उसके अंदर थे, ईरान की सीमा तक सटा हुआ था इसके काल में। अब आ जाइए हम सब टॉपिक पे देख चौथे पे आ गए, सम्राट अशोक और कलिंग का युद्ध। सम्राट अशोक से संबंधित कोई भी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका नाम स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में लिखा गया है। सम्राट अशोक का विधिवत राज्याभिषेक किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व बीसी। राज्याभिषेक से पूर्व ही अशोक ने किस वर्ष मगध की वास्तविक सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था? तो वह तो 273 ईसा पूर्व में ही स्थापित कर लिया, लेकिन 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक होता है विधिवत रूप से। सम्राट अशोक को इतिहास में सर्वाधिक महान बनाने का मुख्य श्रेय उसकी किस अनूठी नीति को जाता है? तो उसका लोक कल्याणकारी और धम्म की नीति। ये दो काम उसको महान बना जाते हैं। आज भी लोग अशोक महान कहते हैं, वो इसी वजह से। अशोक के शिलालेखों में उसे किस सर्वाधिक लोकप्रिय सम्मानजनक नाम से संबोधित किया गया है? तो देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर, ये सब इसका मतलब होता है। अशोक के जीवन को बदलने वाला अत्यंत विनाशकारी कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व।
राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, जब राज्याभिषेक हुआ उसके 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। कलिंग का प्राचीन राज्य भारत के किस आधुनिक राज्य के क्षेत्र में है? तो ये उड़ीसा, उड़ीसा में पड़ता था। आज जो उड़ीसा आप देखते हैं वहां पे था कलिंग राज्य। ठीक है। अशोक के किस विशिष्ट और सबसे लंबे शिलालेख में कलिंग युद्ध का मार्मिक और विस्तृत वर्णन है? तो 13वें बृहद शिलालेख में ये वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के समय कलिंग की रक्षा के लिए लड़ने वाले वहां के प्रतापी राजा का नाम क्या था? तो राजा अनंत पद्मनाभन, राजा अनंत पद्मनाभन, खारवेल वंशी राजा पद्मनाभ। कलिंग युद्ध में भयानक रक्तपात के कारण कौन सी स्थानीय नदी पूरी तरह से लाल हो गई थी? तो स्वर्ण रेखा नदी जो है, या दया नदी जिसको कहते हैं, ये पूरी तरह लाल हो गई, इतना खून बहा। कलिंग युद्ध के में कितने लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे और बेघर हुए थे? तो लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी या विस्थापित हुए थे। बहुत बड़ी संख्या है उस समय के अनुसार। कलिंग युद्ध की भयानक विभीषिका देखकर अशोक ने किस नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया? तो भेरी घोष को त्याग दिया, यानी हिंसा और युद्ध द्वारा विजय की जो नीति होती थी उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया। भेरी घोष की नीति को त्याग कर अशोक ने समाज में शांति स्थापित करने के लिए किस नीति को अपनाया था? तो वो है धम्म घोष, अहिंसा और नैतिक विजय की नीति। बौद्ध भिक्षु किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी? तो उपगुप्त, उपगुप्त के प्रभाव में आए थे, या इनको मुगली पुत्र तिस्य भी कहते हैं, मुगली पुत्र तिस्य। क्या अशोक ने कलिंग युद्ध के तुरंत बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? नहीं, वे कलिंग युद्ध से पूर्व ही उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके थे, परंतु युद्ध के बाद वह पूर्णतः समर्पित हो गए बौद्ध धर्म के प्रति। ठीक है। बौद्ध धर्म में अपनाने के बाद अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की, जिसे उसके शिलालेखों में क्या कहा गया? तो धम्म यात्रा कहते हैं। जो बौद्ध तीर्थ स्थल पे वो जाता था उसको धम्म यात्रा कहा गया है। अशोक के 5 पत्नियों में से उसकी उस मुख्य और प्रिय रानी का नाम क्या था जो उसकी पट्टमहिषी थी? पट्टमहिषी थी, तो वो थी असंधिमित्रा। असंधिमित्रा नाम था उसका। रानी असंधिमित्रा की मृत्यु के बाद किस तेज तर्रार रानी ने अशोक की मुख्य रानी का स्थान लिया? तो तिस्य रक्षिता थी। अशोक की उस एकमात्र रानी का नाम क्या है जिसका स्पष्ट उल्लेख उसके इलाहाबाद कौसंबी स्तंभ लेख में मिलता है? तो रानी कारुवाकी, कारुवाकी या कौरवकी। इलाहाबाद कौसंबी के स्तंभ लेख को इतिहास में किस विशिष्ट नाम से जाना जाता है? तो रानी का अभिलेख कहते हैं इसको। रानी कारुवाकी से उत्पन्न अशोक के उस प्रतापी पुत्र का नाम क्या था जिसका उल्लेख स्तंभ में है? तो तीवर नाम था। बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचार के लिए अशोक ने अपने किस पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था? तो पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म के किन 2 ऐतिहासिक ग्रंथों के लेखन को प्रेरित किया? तो ये थे दीपवंश और महावंश। बौद्ध परंपराओं के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में कुल कितने बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो 84,000 स्तूप। ये बौद्ध परंपरा में ये बात लिखी गई है, लेकिन ये अतिशयोक्त पूर्ण लगती है। इतना 84 तक तो ठीक है, 84,000 कैसे कोई बनवा सकता है? भारत का सबसे प्रसिद्ध सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, तो ये रायसेन जिला में है। एमपी के रायसेन जिले में है ये। सांची के स्तूप के जीर्णोद्धार व पुनर्निर्माण से मौर्य मरणोत्तर काल के किस शासक का योगदान रहा है? तो इसका जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। बौद्ध धर्म के आंतरिक मतभेदों के दूर करने के लिए अशोक ने किस बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन आयोजन अशोक के शासनकाल में किस वर्ष और कहाँ हुआ था?
तो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किस महान बौद्ध विद्वान ने किया था? तो यही मोगली पुत्र तिस्स ही थे, तिस्सा। तृतीय बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म के किस तीसरे महत्वपूर्ण पिटक का संकलन हुआ था? तो अभिधम्म पिटक का संकलन इसी में हुआ था, तीसरी में ही। अशोक ने अपने शासनकाल में न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किन दो प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की थी? तो धर्म अस्थीय यानी सिविल कोड और कंटक शोधक यानी क्रिमिनल कोड, दोनों तरह के ये कोड बनवाए थे न्यायालय। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सम्राट को कुल कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था? तो 5 प्रांतों में। अशोक द्वारा विजित कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? तोसली में। मौर्य साम्राज्य के उत्तर उत्तरी उत्तरी प्रांत यानी उत्तरापद की प्रसिद्ध राजधानी कौन सी थी? तो तक्षशिला। मौर्य साम्राज्य को पश्चिमी प्रांत यानी अवंती राष्ट्र की प्रशासनिक राजधानी थी उज्जैन। मौर्य साम्राज्य के दक्षिणी प्रांत यानी दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? जहाँ सुवर्णगिरी पहाड़ियां स्थित है, तो सुवर्णगिरी नाम है उसका, उसी पहाड़ियों के नाम पे ही पड़ा। मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय प्रांत पाच्य यानी मध्य देश की राजधानी कहाँ थी, जहाँ से संपूर्ण साम्राज्य नियंत्रित होता था? तो वो था पाटलिपुत्र। अशोक ने जनता के किस नैतिक मूल्यों और धम्म का संदेश फैलाने के लिए किस विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो धम्म महामात्र। भूमि पैमाइश और राजस्व मापन करने वाले मौर्यकालीन अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था, जिन्हें आधुनिक पटवारी कहा जाता है? तो राजूक। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो 20वें वर्ष में। लुम्बिनी यात्रा के दौरान अशोक ने वहां के नागरिकों के लिए कौन सा बड़ा कर पूरी तरह समाप्त कर दिया? तो धार्मिक कर जो लगता था वहां पे, जिसे बलि करते थे, उसे समाप्त कर दिया। लुम्बिनी में अशोक ने भू राजस्व की दर को उपज के 1/6 भाग से घटाकर कितना कर दिया था? तो 1/8 भाग कर दिया था। किस ऐतिहासिक स्तंभ लेख से अशोक की लुम्बिनी यात्रा और करों में छूट दिए जाने का एकमात्र लिखित साक्ष्य मिलता है? तो रुमनदेही स्तंभ लेख, जो कि नेपाल में था। अशोक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य तेजी से पतन की ओर गया? तो 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना निरीक्षण के दौरान कर दी थी? तो बृहदत्त। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम सम्राट मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किस वर्ष की और शुंग वंश की नींव रखी? तो 185 ईसा पूर्व में। ठीक। अब आ जाइए अशोक के अभिलेख और लिपियां। अशोक से जुड़े टॉपिक सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किस यूरोपीय विद्वान ने वर्ष 1750 में खोजा था? तो पैंथेलर टी पैंथेलर ने खोजा था 1750 में सबसे पहले। टी पैंथेलर ने अशोक का सबसे पहला कौन सा अभिलेख खोज निकाला था? तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को। अशोक के अभिलेखों पर उत्कीर्ण अत्यंत जटिल ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने और कब पाई थी? तो जेम्स प्रिंसप ने वर्ष 1837 में। जेम्स प्रिंसप किस ब्रिटिश औपनिवेशिक संस्थान में पुरातात्विकविद और आधिकारिक पद पर कार्यरत था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से किस प्राचीन भाषा का व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है? तो मगधी प्राकृत का मगधी प्राकृत भाषा का। ठीक। अशोक के अधिकांश भारतीय भूभाग से प्राप्त अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी में, सबसे ज्यादा ब्राह्मी में। ब्राह्मी लिपि को लिखने की दिशा क्या होती थी, जिसे आज भी हम हिंदी लिखने में प्रयोग करते हैं? तो बाएं से दाएं ऐसे लिखते हैं, और आज भी ऐसा ही लिखा जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत यानी आधुनिक पाकिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? तो खरोष्टी लिपि। एक सेकंड।
खरोष्टी लिपि मिलती है उत्तर पश्चिमी प्रांत से, जो पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र है। खरोष्टी लिपि को लिखने का क्या तरीका था, जो ब्राह्मी लिपि से बिल्कुल विपरीत था। तो ये दाएं से बाएं लिखते थे इसको। अशोक के कंधार यानी अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेखों में किस दो विदेशी लिपियों का सुंदर प्रयोग किया गया है? तो ग्रीक और अरमाइक। अरमाइक लिपि का उद्गम प्राचीन काल में किस साम्राज्य से माना जाता है, जो भारत में ईरानी आक्रमण के साथ आई थी? तो हकमनी, जो कि पारसी ईरानी साम्राज्य था, हकमनी साम्राज्य। अशोक का वह कौन सा विशिष्ट अभिलेख है जो पूरी तरह से द्विभाषी बाइलिंगुअल ग्रीक और अरमाइक दोनों में है? तो वह है सरेकुना अभिलेख। भैया, सरेकुना अभिलेख, कंधार, अफगानिस्तान। अशोक के शिलालेखों को उसकी महत्ता के आधार पर किन दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो एक बृहत शिलालेख और दूसरा लघु शिलालेख। अशोक के कुल कितने बृहत शिलालेख देश विदेश के 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो 14 बृहत शिलालेख उसके 8 स्थानों से मिले हुए हैं। अशोक का वह कौन सा लघु शिलालेख है जिससे उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का सबसे ठोस साक्ष्य मिलता है? तो भाबरू या बैराट शिलालेख है, जो राजस्थान में है। भब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को किस साम्राज्य का राजा घोषित किया? तो है मगध का राजा, राजा मगधे। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित किस लघु शिलालेख में अशोक का वास्तविक व्यक्तिगत नाम अशोक अंकित है? तो गुर्जरा लघु शिलालेख में। गुर्जरा के अतिरिक्त कर्नाटक के किस प्रसिद्ध अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? वो है मास्की, नित्तूर और भी है, और ओडेगोलम। ठीक, तो इनको याद रखना। ये गुर्जरा के अतिरिक्त कर्नाटक के किस प्रसिद्ध अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की है, नित्तूर है और उडेगोलम है। नेपाल की तराई से प्राप्त किस स्तंभ लेख में बुद्ध को कनक मुनि नाम से संबोधित किया गया है? तो निगाली, सागर स्तंभ लेख में। हरियाणा के अंबाला जिले से प्राप्त किस स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था? तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ यानी उत्तर प्रदेश के किस स्तंभ लेख को मंगवा कर दिल्ली के किले में स्थापित करवाया था? वो था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को। सम्राट अकबर ने कौशाम्बी के ऐतिहासिक स्तंभ लेख को उखाड़ कर उत्तर प्रदेश के किस महत्वपूर्ण किले में स्थापित करवाया? तो इलाहाबाद, प्रयागराज के किले में। किस अब किस अभिलेखीय साक्ष्य को से पता चला है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी? तो 8वें बृहद शिलालेख में ऐसा लिखा गया है। अशोक के किस विशिष्ट शिलालेख में समाज में सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की अपील की गई है? तो 12वें शिलालेख में। पशु बलि की कठोर निंदा और मांसाहार का नियंत्रण लगाने के लिए निर्देश अशोक ने किस शिलालेख में दिया है? तो प्रथम बृहद शिलालेख में। अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में मानव और पशुओं के कल्याण के लिए किसकी स्थापना का उल्लेख मिलता है? तो चिकित्सालयों का, हॉस्पिटल्स और औषधालयों की। किस शिलालेख में अशोक ने अपने राज्य अधिकारियों को हर 5वें वर्ष साम्राज्य का दौरा करने का आदेश अनुसंधान दिया था? तो तीसरे बृहद शिलालेख में। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की विस्तृत व्याख्या और उसकी श्रेष्ठता का निरूपण किया गया है? तो 11वें शिलालेख में। उड़ीसा के किस स्थान से अशोक का वह शिलालेख मिला है जो कलिंग की न्याय व्यवस्था से संबंधित है? तो धौली और जौगढ़। इस महान इतिहासकार ने बिना किसी अन्य पुरातात्विक साक्ष्य के केवल अशोक के अभिलेखों के आधार पर उसका पूरा इतिहास लिख दिया था। वह है D.R. भंडारकर, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर।
अशोक के स्तंभों के निर्माण में किस पहाड़ी क्षेत्र के लाल बलुआ पत्थरों को विशेष रूप से प्रयोग किया गया है? तो चुनार के। चुनार जो कि उत्तर प्रदेश की पहाड़ी है, तो चुनार की पहाड़ियों के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। अशोक के किस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाकर बैठे हैं, जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है? तो सारनाथ स्तंभ, जो कि यूपी में। सारनाथ के किस शीर्ष स्तंभ में निहित धर्म चक्र में कुल कितनी तीलियां बनी हुई हैं? तो 24 तीलियां। सारनाथ का जो सिंह शीर्ष स्तंभ में जो निहित धर्म चक्र है, उसमें कितनी तीलियां? तो 24। सारनाथ के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया सूत्र सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। अशोक का सबसे छोटा और महत्वपूर्ण आर्थिक विषयों से संबंधित एकमात्र स्तंभ लेख कौन सा माना जाता है? तो ये है रोमनदेही स्तंभ लेख। 200 प्रश्न पूरे हो गए हमारे। अब हम आ जाते हैं गुप्त वंश पे। गुप्त वंश का उदय और प्रारंभिक शासक देखेंगे। ठीक है, इसमें जहां भी आपको समुद्रगुप्त से संबंधित फैक्ट आ जाए या चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, उससे संबंधित आ जाए तो उसे ध्यान देना है। मौर्योत्तर काल के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 230 वर्षों तक शासन करने वाले किस महान राजवंश का उदय हुआ? तो गुप्त वंश। गुप्त राजवंश का शासनकाल मुख्य रूप से किस अवधि के बीच माना जाता है? तो 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार गुप्त वंश के शासक मूल रूप से किस महाप्रतापी राजवंश के अधीन सामंत के रूप में कार्य करते थे? तो वो कुषाण राजवंश के थे। कुषाण राजवंश के अधीन गुप्त के बहुत जो मूल रूप से महाप्रतापी राजवंश के अधीन ये लोग थे, ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार कुषाण राजवंश के अधीन थे। गुप्त राजवंश के शासकों की उत्पत्ति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक क्षेत्र में मानी जाती है? तो कौशाम्बी, प्रयागराज के निकट। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अधिकांश इतिहासकारों ने गुप्त शासकों को किस वर्ण में माना है? तो वैश्य वर्ण। गुप्त राजवंश की स्थापना करने वाले उस आदि पुरुष का या संस्थापक का नाम क्या था? तो महाराज श्रीगुप्त नाम था, जो संस्थापक थे इसके। श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। श्रीगुप्त को गुप्त वंशावली में किस आदरणीय उपाधि से संबोधित किया गया है? तो आदि पुरुष या महाराज। चीनी यात्री इत सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मृग शिखावन बौद्ध मंदिर का। श्रीगुप्त ने मृग शिखावन बौद्ध मंदिर के रख रखाव और खर्च के लिए कितने गांवों को ध्यान में दिया था? तो 24 गांवों को। श्रीगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का दूसरा उत्तराधिकारी और उसका पुत्र कौन बना? तो घटोत्कच। घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 300 ईस्वी से 319 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त के समय के किस अभिलेख में श्रीगुप्त को छोड़कर घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक माना जाता है? तो सुप्रिया अभिलेख, मध्य प्रदेश में जो कि है। घटोत्कच ने अपने पिता की तरह कौन सी सामान्य सामंतवादी उपाधि धारण की थी? तो महाराज की उपाधि केवल धारण किया था घटोत्कच। गुप्त वंश का वह पहला प्रतापी शासक कौन था जिसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक इसको ही मानते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण किस वर्ष संपन्न हुआ था, जहां से गुप्तों का गौरवशाली इतिहास शुरू हुआ? 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के पावन अवसर की स्मृति में किस नए कैलेंडर या संवत की शुरुआत की थी? तो वह है गुप्त संवत। राष्ट्रीय शक संवत जो कि 78 ईसा पूर्व और गुप्त संवत 319
ईसा पूर्व के बीच कुल कितने वर्षों का समय अंतराल पाया जाता है? तो 241 वर्षों का। चंद्रगुप्त प्रथम ने सामंतवादी उपाधि महाराज को त्याग कर कौन सी सर्वोच्च शाही उपाधि धारण की थी? तो था महाराजाधिराज, राजाओं का राजा। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस प्रतापी और प्राचीन गणराज्य की राजकुमारी के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर अपना कूटनीतिक शक्ति को मजबूत किया था? तो वे थी वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम के विवाह को प्रमाणित करने वाले सिक्कों को इतिहास में क्या कहा गया है? तो राजा रानी प्रकार के सिक्के उनको कहते हैं, जो कि लिच्छवी प्रकार के सिक्के हैं, या लिच्छवी प्रकार के सिक्के भी कहते हैं। गुप्त राजवंश में सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी करने का गौरव किस शासक को मिला था? तो चांदी का सिक्का गुप्त राज में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही छापा था। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान सोने के सिक्कों को राजकीय भाषा में क्या पुकारा जाता था? तो दिनार कहते थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना विशाल साम्राज्य की मुख्य प्रशासनिक राजधानी किसे घोषित किया था? तो पाटलिपुत्र को। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वर्ष राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया और अपने प्रतापी पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया? तो 355 ईस्वी में। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था, जिसके कारण समुद्रगुप्त स्वयं को बड़े गर्व से लिच्छवी देहोत्री कहते थे, क्योंकि वो वहां कुमार देवी थी। समुद्र की माता का नाम था कुमार देवी, जिसके कारण समुद्रगुप्त स्वयं को बड़े गर्व से लिच्छवी दौहित्री कहते थे। तो अब देखो, जो समुद्रगुप्त से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। इतिहास में किस युग को भारतीय कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति के अभूतपूर्व विकास के कारण स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहते हैं, गोल्डन एरा, गोल्डन एज। किस सुप्रसिद्ध यूरोपीय भाषाविद ने गुप्त काल को साहित्य का पुनर्जागरण काल कहा था? मैक्स मूलर ने। रोमन संस्कृति के काल से गुप्त काल की तुलना करते हुए इसे भारत का कौन सा युग कहा गया है? तो पेरिक्विज युग, पेरिक्विज युग। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था, जो उसके वैष्णव मतावलंबी होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है? तो गुप्त राजकों का राजकीय चिन्ह क्या था, जो उनको वैष्णव बनाता है? तो गरुड़, जो भगवान विष्णु का वाहन है। किस स्मृति ग्रंथ में गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था और समाज की अत्यधिक सुदृढ़ स्थिति का वर्णन किया गया है? तो नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में, इन दोनों में। कुषाणों के विघटन के बाद उत्तर भारत में आई राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त कर किस वंश ने पुनः एकता स्थापित की? तो वह है गुप्त वंश। चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर लिच्छवियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए कौन सा विशेष शब्द अंकित था? लिच्छवयः शब्द। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल गुप्त संवत के अनुसार कुल कितने वर्षों का माना जाता है? तो लगभग 16 वर्षों का। 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। प्राचीन भारत में महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने का मुख्य राजनीतिक तात्पर्य क्या था? तो राजा का अन्य सामंत राजाओं पर संपूर्ण नियंत्रण होना। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने का यही राजनीतिक तात्पर्य था कि राजा अन्य सामंत राजाओं पर संपूर्ण नियंत्रण रखता है। अब अजय समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी उपाधि है इसकी। उपाधि तो छोड़िए, अब उस समय क्या नेपोलियन और इसकी गणना क्यों करना, लेकिन कहते हैं तो आपको पता रहना चाहिए।
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद वर्ष 335 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठने वाला महान दिग्विजय शासक कौन सा था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का अत्यंत प्रतापी और वैभवशाली शासन काल कब से कब तक रहा? तो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। इस प्रख्यात ब्रिटिश इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की अपराजित सैन्य विजयों से प्रभावित होकर उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। तो विंस्टेंट आर्थर स्मिथ ने विंस्टेंट विंसेंट आर्थर स्मिथ ने ऐसा कहा था कि ये भारत का नेपोलियन है। बी ए स्मिथ ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की तुलना फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ऐसा कहा था उन्होंने। समुद्रगुप्त के सभी विजय अभियानों, चरित्र और व्यक्तित्व की विस्तृत जानकारी देने वाले सबसे प्रामाणिक अभिलेखी स्रोत का नाम है प्रयाग प्रशस्त, इलाहाबाद स्तंभ लेख। प्रयाग प्रशस्त की रचना समुद्रगुप्त के किस योग्य दरबारी कवि और विदेश मंत्री संधि विग्राहक ने की थी? तो कवि हरिसेन ने। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्त की रचना किस मुख्य साहित्यिक शैली में की है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का सुंदर मिश्रण है? तो उसको कहते हैं चंपू शैली, जिसमें दोनों चीजें हों, गद्य और पद्य दोनों। प्रयाग प्रशस्त में प्रयुक्त की गई मुख्य भाषा और लिपि कौन सी है? तो संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ मूल रूप से सम्राट अशोक ने कहाँ स्थापित करवाया था? तो कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी से प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ को मंगवा कर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित स्थापित कराने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो वो था अकबर। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के अतिरिक्त किन दो ऐतिहासिक मुगल व्यक्तित्वों के लेख भी उत्कीर्ण मिलते हैं? तो वो है बीरबल और सम्राट जहांगीर। प्रयाग प्रशस्त के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में कुल कितने युद्ध लड़े और कितनों में पराजित हुआ? तो उन्होंने अनेक युद्ध लड़े परंतु जीवन में कभी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी को बांधने वाला कहकर किस विशिष्ट उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो धरणी बंध नाम दिया गया है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के कितने शासकों को हराकर उसके राज्यों पर का अपने साम्राज्य में पूर्ण विलय कर लिया? तो 9 शासकों को हराकर। आर्यावर्त के राजाओं के प्रति अपनाई गई समुद्रगुप्त की प्रसाभोधरण नीति का क्या अर्थ है? बलपूर्वक समूल नाश कर साम्राज्य में मिला लेना। बलपूर्वक समूल नाश कर साम्राज्य में मिला लेना, ये आर्यावर्त के राजाओं के प्रति अपनाई गई समुद्रगुप्त की प्रसाभोधरण नीति का अर्थ ये है। आर्यावर्त आर्यावर्त विजय के प्रथम चरण में समुद्रगुप्त ने किन दो प्रमुख पड़ोसी राजाओं को हराकर उसके क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो इस क्षेत्र के राजा अच्युत और मथुरा के राजा गणपति नाग। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत यानी दक्षिण पथ के कुल कितने राजाओं को हराकर अपने सर्वोच्च सत्ता स्वीकार करने पर विवश कर दिया? तो 12 राजाओं को। दक्षिण पथ के राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त द्वारा अपनाई गई कूटनीतिक नीति ग्रहण मोक्षानुग्रह का क्या तात्पर्य है? तो शत्रुओं को जीतना यानी ग्रहण करना, फिर मुक्त करना यानी मोक्ष, और दया कर राज्य लौटाना, यह है अनुग्रह। इसको कहते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राजाओं को पूर्ण विलय क्यों नहीं किया और उन्हें करदाता बनाकर छोड़ दिया? क्योंकि दूरी बहुत अधिक थी। पाटलिपुत्र से सुदूर दक्षिण पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखना भौगोलिक और परिवहन की दृष्टि से असंभव था।
मध्य भारत के घने जंगलों में बसे किन राजाओं को हराकर समुद्रगुप्त ने उन्हें अपना सेवक यानी परिचारक बना लिया था? तो 18 आठविक यानी जंगली राज्यों को। पूर्व स- भार, पूर्वी भारत के सीमांत राज्यों यानी असम, नेपाल, सम समतल समतट आदि के राजाओं ने समुद्रगुप्त के भय से कौन सी आत्मसमर्पण नीति स्थापित की? तो सर्वक दान और आज्ञाकरण और प्रमाण घमंड कर देना, आज्ञा मानना और दरबार में उपस्थित होना। उत्तर पश्चिमी सीमा के विदेशी शासकों यानी कुषाण, शक, मुरुंड के प्रति समुद्रगुप्त की नीति क्या थी? तो आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गरुत्मंदक यानी राजकुमारियों का विवाह करना और गरुड़ सिक्कों की याचना करना। समुद्रगुप्त ने अपनी अपार सैन्य शक्ति और चक्रवर्ती सम्राट की स्थिति सिद्ध करने के लिए किस महान वैदिक यज्ञ का आयोजन किया गया था? तो अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के सफल आयोजन के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने कौन सी विशिष्ट उपाधि धारण की? तो था अश्वमेध कर्ता यानी अश्वमेध पराक्रम। समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों पर जिसकी अश्वमेध विजय को दर्शाने के लिए किस पशु का चित्र अंकित है? अश्व का, घोड़े का। समुद्रगुप्त ने कुल कितने प्रकार के अनूठे सोने के सिक्के यानी मुद्राएं जारी की थी? तो 6 प्रकार के सिक्के। समुद्रगुप्त ने के उन सिक्कों का नाम क्या था जिन्हें उन्हें वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाते हुए बड़े प्रेम से दिखाया गया? तो वीणा वादक प्रकार के सिक्के। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकन मिलने के कारण इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को इस अनूठी कलात्मक उपहार से विभूषित किया? तो कविराज यानी कवियों का राजा। समुद्रगुप्त ने किस सिक्कों के से प्रमाणित होता है कि उसका प्रिय राजकीय पशु बाघ था जिसके शिकार के वे शौकीन थे? तो व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के। ब्रैग हनन प्रकार के सिक्कों पर समुद्रगुप्त की बहादुरी और को दर्शाने के लिए कौन सी उपाधि अंकित है? तो व्याघ्र प्रकार पराक्रम। समुद्रगुप्त के उस विशिष्ट सिक्के का नाम क्या है जिसमें जिसमें उन्हें धनुष बाण लिए हुए चौकन्ना खड़ा दिखाया गया है? धनुर्धर धारी प्रकार के सिक्के। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों और राजकीय मोहरों पर किस पौराणिक पक्षी को अंकित करवाकर अपना राज्य की चिन्ह बनाया था? तो गरुड़ को। समुद्रगुप्त आध्यात्मिक रूप से हिंदू धर्म के किस संप्रदाय के अत्यंत कट्टर और अनन्य भक्त थे? तो वैष्णव संप्रदाय, जो कि भागवत संप्रदाय भी कहते हैं इसको। वैष्णव धर्म के प्रति गहरी निष्ठा के कारण समुद्रगुप्त ने गया और नालंदा में लेखों में कौन सी उपाधि ग्रहण की? परम भगवान की उपाधि, परम भागवत की उपाधि। समुद्रगुप्त ने किस महान बौद्ध दार्शनिकों और विद्वान को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान कर अपनी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया था? वो थे वसुबंधु को। श्रीलंका के किस बौद्ध राजा ने बोध गया में एक भव्य बौद्ध मठ बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से लिखित अनुमति मांगी थी? तो राजा मेघवर्मन की प्रार्थना पर समुद्रगुप्त ने बोध गया में बौद्ध भिक्षुओं की सुविधा के लिए क्या बनवाने की अनुमति सहर्ष दे दी थी? तो एक विशाल बौद्ध विहार व धर्मशाला। समुद्रगुप्त की उस पट्टमहिषी यानी मुख्य रानी का नाम क्या था जिसका अंकन उसके सिक्के पर मिलता है? तो दत्त देवी था। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बताते हुए किस वंश का गौरव बढ़ाया था? गुप्त वंश का। किस प्रख्यात इतिहासकार के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त में दिग्विजय और दक्षिणापथ में धर्म विजय की नीति का पालन किया था? तो H.C. राज चौधरी ने के अनुसार ऐसा किया गया था। इतिहासकार हैं जो ऐसा बताते हैं। समुद्रगुप्त के परशु प्रकार के सिक्कों पर उसकी युद्ध कला को दर्शाने के लिए कौन सी उपाधि अंकित है? तो कृतांत परशु।
यमराज के समान फरसा धारण करने वाला। समुद्रगुप्त के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में किस पहाड़ी श्रृंखला तक था? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला तक। समुद्रगुप्त के साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में किस ऐतिहासिक मालवा क्षेत्र तक विस्तृत था? तो पूर्वी मालवा तक। क्या समुद्रगुप्त ने कभी अपनी सैन्य पराजय का सामना किया था? तो नहीं, वे अपने संपूर्ण सैन्य जीवन में अजेय रहे। अब है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को उसकी संगति कला संगीत कला में निपुणता के कारण किस देवर्षियों और गंधर्वों में भी श्रेष्ठ बताया गया है? तो तुम्बरु और नारद से भी श्रेष्ठ उसको बताया गया। किस लिए? कि उस संगीत कला में बहुत निपुण है, इसलिए तुम्बरु और नारद से भी श्रेष्ठ बताया गया प्रयाग प्रशस्ति में। दोस्तों, मैं ये कक्षा यहीं रोकना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी 200 प्लस क्वेश्चन है, तो कक्षा बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए उसको पार्ट 4 में करेंगे। कि उसमें करेंगे इतिहास का जो पार्ट 4 आएगा, उसमें शेष जो बचा हुआ है वो पूरा करेंगे। ठीक है, आप हमारी सभी कक्षाओं से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए सबसे बेहतरीन होता है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, उसके बाद हिंदी की भी क्लासेस शुरू हो गई हैं, कक्षाएं आ रही हैं, तो हिंदी वहाँ कवर करिए, जीके जीके से यहाँ कवर होगा। बाकी करंट अफेयर्स की भी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो आपके पेट का कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ इस चैनल पर मिल जाएगा। इससे आप अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हैं, और बहुत कम चीज़ें पढ़कर भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतिहास के हम सभी पॉइंट कवर कर रहे हैं, उसके बाद और सब्जेक्ट के भी सारे पॉइंट आपके सिलेबस के कवर किए जाएंगे, ताकि आपका एक भी नंबर गलत नहीं होने पाए। ठीक है, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।